हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो मैं आ गया हूं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3 लेके। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो आइए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट के बारे में हम थोड़ा जाने। ये एक साइंटिस्ट थे, तो ये जब एक बार अपने लैब में रिसर्च कर रहे थे तब इन्हें एक चीज रियलाइज करी कि जब एक वायर करंट कैरिंग कंडक्टर था यानी कि वायर था, उसका जब इन्हें स्विच ऑन करा तो उसके पास एक मैग्नेट रखी थी, उस मैग्नेट पे कुछ फोर्स लगा और वो दूर हो गई। तो इनने इस पर एक्सपेरिमेंट करना जब शुरू करे तब इन्हें पाया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, कोई भी वायर हो जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा हो, तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए इनने क्या बायोट-सावर्ट लॉ का इन्वेंशन किया। तो आइए जानते हैं इनने क्या कहा। इनने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा करंट कैरिंग कंडक्टर से उतनी ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेकंड पॉइंट में इनने कहा कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, यानी कि जब हम छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं यानी कि DL हमने लिया तो ये जो DL है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। जी हाँ फ्रेंड्स, या फिर कह सकते हैं लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब देखिए ये डायग्राम है, इस डायग्राम में हमने एक मान लीजिए करंट एलिमेंट ले लिया, कोई भी फिक्स करा, अब हमें किसी पॉइंट पे निकालना है। जैसे अभी हमने P पे निकाला है, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे, तो किसी भी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं। तो जो भी एंगल बनेगा इस DL से इस पॉइंट तक का, उस एंगल के साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्थ पॉइंट पे इन्होंने हमसे क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², यानी कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड और जितनी कम डिस्टेंस उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्रेंड्स ये इन्होंने कहा। अब हम इन चारों को अगर मिला के लिखें तो हमें एक फॉर्मूला मिला जो कि dB इज इक्वल टू K आइडियल साइन थीटा अपॉन R²। इसे हम I क्रॉस DL वेक्टर भी लिख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में भी साइन थीटा आता है। तो आइए अब देखिए, जब ये तो सब क्लियर है कि I क्या है, करंट है, DL क्या है, एक छोटा सा लेंथ का एलिमेंट है, साइन थीटा क्या है, ये जो थीटा है इसका साइन थीटा है, R² क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे K कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए दो सिस्टम होते हैं, एक CGS और एक MKS। CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये एक मेजरमेंट के सिस्टम है। जी हाँ फ्रेंड्स, यूनिट मेजरमेंट सिस्टम है CGS और MKS। तो देखिए CGS में तो इसकी होती है 1, लेकिन MKS यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड में इसकी यूनिट जो है वो होती, इसकी वैल्यू जो है वो होती है म्यू0 अपॉन 4 पाई, और म्यू0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अगर हम ये यहाँ पुट करें तो देखिए dB इज इक्वल टू K की जगह हमने क्या पुट करा है, म्यू0 अपॉन 4 पाई, तो म्यू0 अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन R²। जी हाँ फ्रेंड्स, और अगर यहाँ से हम म्यू0 की वैल्यू रखें तो म्यू0 की अगर वैल्यू रखें तो म्यू0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और बचा क्या, आइडियल साइन थीटा अपॉन R² इंटू 10⁻⁷। तो ये रहा हमारा बायोट-सावर्ट लॉ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बायोट-सावर्ट लॉ का पूरा डेरिवेशन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड्स अब हम आइए देखते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज सेकंड राइट हैंड पाम रूल, यानी कि हमें सेकंड राइट हैंड पाम रूल के बारे में बताना है। तो ये सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पॉजिटिव मूविंग चार्ज, यानी कि अगर हमें डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक फोर्स की, किसके लिए, पॉजिटिव मूविंग चार्ज के लिए, यानी कि पॉजिटिव मूविंग चार्ज की डायरेक्शन में ही क्या रहती है, करंट की डायरेक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो वो एक करंट प्रोड्यूस करता है, तो करंट की डायरेक्शन और पॉजिटिव मूविंग चार्ज की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। यू पॉइंट द थंब ऑफ द राइट हैंड, यानी कि अपने राइट हैंड का थंब आपने किस डायरेक्शन में प्लेस करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर कहें कि पॉजिटिव मूविंग चार्ज की डायरेक्शन में। तो हमने माना कि जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, तो हमने अपना थंब कहाँ प्लेस कर दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में। इनने बोला द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ B, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स प्लेस करना है, यानी कि फिंगर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये, और यही डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। इनने बोला है अब आगे, एंड परपेंडिकुलर टू द पाम पॉइंट्स इन द
पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि अब जो आपकी हथेली है, पाम है, इससे जो परपेंडिकुलर रहेगा वो किसकी डायरेक्शन शो करेगा, वो करेगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेकंड राइट हैंड पाम रूल। एक बार इसे डायग्राम से और देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका ये थंब है, थंब की डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, अपना करंट। तो देखिए ऊपर अपर डायरेक्शन में क्या होगा, करंट, या फिर आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कहाँ कर रहा है, अपर डायरेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारी जो फिंगर्स है, फिंगर्स के डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये आ गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये हो गया करंट, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, बचा क्या, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमारी जो हथेली है इससे परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। तो देखिए ये जो बोर्ड है इससे बाहर की तरफ आते हुए, ये देखिए ये हमारी डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फोर्स की। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकेंड राइट हैंड पाम रूल। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमसे बोला है स्टेट एंड प्रूव एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था गॉस लॉ। जी हाँ फ्रेंड्स, गॉस ने क्या करा था, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हमें बताया था। तो यहाँ पे भी एम्पेयर सर्किटल लॉ में हम यही पढ़ने वाले हैं कि देखिए पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए इस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले से जाना पड़ता था। यहाँ पे देखिए ये रहा सरफेस इंटीग्रेशन, ये देखिए वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट, यानी कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं यहाँ पे। तो हम एम्पेयर सर्किटल लॉ आने के बाद क्या हुआ कि हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। जी हाँ फ्रेंड्स, म्यू नॉट आई, इतने सिंपलेस्ट वे में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को निकाल सकते हैं। आइए एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। Ampere circular law states that the line integral of magnetic field B around any closed path is equal to the mu naught times the total current I enclosed by the path। यानी इन्होंने यही बोला है डेफिनेशन में कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो देखिए सबसे पहले हमने माना कि हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनफाइनाइट यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है, एक ऐसा वायर है जिसके में करंट की डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल से अगर हम देखें तो देखिए ये हमारा करंट की डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हुई, ऐसी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। जी हाँ फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए ऐसे। तो देखिए ये रही मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने माना एक छोटा सा लेंथ, जी हाँ DL, एक छोटी सी लेंथ मानी, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इस पॉइंट पे देखें तो कहाँ होगी, टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल यानी कि यहाँ पे। तो देखते हैं अब फॉर्मूले के थ्रू जाएं अगर हम, तो देखिए सबसे पहले तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय A। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे डेरिवेशन में काम आने वाला है। तो आइए देखते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले तो हमने जो फॉर्मूला था, जिस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, वो पहले लिखा कि देखिए सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू, अब देखिए इसको हमने क्या करा, खोला, डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में देखना है। तो देखिए डीएल वेक्टर कहाँ है, यहाँ देखिए लेंथ वेक्टर कहाँ है, यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर कहाँ है, वो भी टेंजेंशियल है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। तो यहाँ पे हमने रखा cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आइए देखते हैं आगे। तो देखिए ये तो cos 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे B है और DL है, तो B की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये, क्योंकि हमने क्या लिया, इनफाइनाइट वायर, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये, तो ये हमने यहाँ पे रखा। तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय A इंटू DL। अब देखिए म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, 2 करंट है, देखिए करंट कॉन्स्टेंट है पूरे वायर में, और A भी क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल की रेडियस तो हमेशा कॉन्स्टेंट होती है। तो देखिए ये सब पूरा फॉर्मूला क्या आ सकता है, बाहर। तो देखिए अंदर क्या बचा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ DL। तो देखिए अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि देखिए ये छोटी सी लेंथ ली थी हमने, जी हाँ फ्रेंड्स, और इंटीग्रेशन क्या करता है कि छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के पूरा कर देता है। तो अगर हम छोटी सी लेंथ लिए और इसे पूरा करना है तो पूरा क्या है, ये सरकमफेरेंस ही तो एक सर्कल का, तो सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई R, या फिर यहाँ पे लेंथ रेडियस कितनी है, A, तो 2 पाई A। जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई A। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो देखिए 4 तो चला गया। अब देखिए आई तो ऐसा कैसे ही रहेगा, पाई, देखिए पाई से पाई कैंसिल और A से A कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे, म्यू नॉट आई। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला प्रूफ। तो फ्रेंड्स ये था एम्पियर सर्किटल लॉ का डेरिवेशन। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारा आज का चौथा क्वेश्चन।
तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, यानी कि एमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस बताना है। फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा बता दूं शॉर्ट में, एमीटर हम करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं और वोल्ट मीटर वोल्टेज को। तो फिर भी ये देखते हैं इसके पॉइंट्स। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, यानी सिंपल कि एमीटर क्यों यूज किया जाता है, करंट को मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर का देखें तो वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द सर्किट, यानी कि मान लीजिए एक सर्किट है, उसके 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वो हम किसके थ्रू निकालते हैं, वोल्ट मीटर के थ्रू। आइए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। अ लो रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू इट्स सेल, यानी कि एक मान लीजिए इसकी जो बैटरी रहती है एमीटर, तो एमीटर कहाँ प्लेस किया जाता है, एमीटर प्लेस करने के लिए लो रेजिस्टेंस पैरेलल में प्लेस किया जाता है, किसके, बैटरी के। जी हाँ, मान लीजिए हमारी बैटरी लगी है तो उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया जाएगा ताकि एमीटर बन जाए। फ्रेंड्स अब देखते हैं वोल्ट मीटर का सेकंड पॉइंट। अ हाई रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कॉइल, यानी कि जो इसकी कॉइल रहेगी उसकी सीरीज में, यानी कि उसी के साथ आगे एक हाई रेजिस्टेंस, हाई यानी कि बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है ना लगाया जाएगा ताकि एक वोल्ट मीटर बना सके हम। थर्ड पॉइंट में हमसे बोला है एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि देखिए सीरीज में करंट सेम होता है और करंट हमें मेजर करना है, तो एमीटर कहाँ प्लेस किया जाता है, सीरीज में, ताकि हम करंट मेजर कर सकें प्रॉपरली। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट, और हमें पता है कि पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज, तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर कहाँ लगाया जाता है, पैरेलल में। क्यों, क्योंकि पैरेलल में क्या रहता है, वोल्टेज सेम, तो जितना वोल्टेज नीचे वायर में रहेगा उतना ही वोल्ट मीटर में बताएगा, तो हम प्रॉपरली मेजर कर पाएंगे। आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी लो, यानी इसका जो रेजिस्टेंस रहता है जो कि प्लेस किया जाता है, देखिए कनेक्टेड इन पैरेलल टू इटसेल्फ, देखिए बहुत ही छोटा रहता है, बहुत कम से कम जितना रख सकें उतना रखा जाता है रेजिस्टेंस, ताकि हम एक अच्छा एमीटर बना सकें। इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, यानी कि इसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो उतना अच्छा वोल्ट मीटर बनेगा। अब फ्रेंड्स इसका फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज जीरो, यानी कि आइडियल तो वैसे तो कुछ होता नहीं है इस दुनिया में, फिर भी अगर आइडियल की बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा तो बहुत छोटा, कितना छोटा, हद से हद जीरो हो सकता है, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो। और ऐसे ही इसकी बात करें तो द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट, यानी कि इसका क्या बड़े से बड़ा होना चाहिए रेजिस्टेंस, तो कितना बड़ा, इनफाइनाइट, यानी कि जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा, जितने को हम नाप भी ना सकते, इतना बड़ा रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि एक आइडियल वोल्ट मीटर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, तो कितना, इनफाइनाइट। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आपको देने वाले हैं कुछ ऐसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसमें कुछ ऐसे की पॉइंट्स छुपे होंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 2 ऑब्जेक्टिव, आप इसे नोट कर लीजिए। ये आपको खुद से सॉल्व करना है और इसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और इसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में ही 12 घंटे बाद मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो आप अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।